नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी मिश्र और मेरे साथ हैं दीपाली। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मौसम के बदलते ही जहरीला हुआ दिल्ली का हवा और पानी। AQI बेहद गंभीर श्रेणी में, कई इलाकों में AQI 400 के पार। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र और झारखंड में बैठकों का दौर जारी। सीटों को लेकर NDA में आम सहमति, वहीं इंडी गठबंधन में आपसी खींचतान। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तैयारियों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर बैठक। मंथन में मंत्री और वरिष्ठ नेता शामिल। उपचुनाव की रणनीति पर की गई चर्चा। मूडा मामले में ईडी की कार्रवाई जारी, लगातार चल रही है दस्तावेजों की जांच। भाजपा ने कहा घोटाले की निष्पक्ष जांच के लिए कर्नाटक मुख्यमंत्री पद से दे इस्तीफा। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पैतृक आवास के पास ड्रोन हमला। हिजबुल्लाह ने लेबनान से किया हमला, इजरायली सुरक्षा बलों ने की हमले की पुष्टि। और देखते हैं खबरों को विस्तार से। दिल्ली में फिर धुंध की चादर नजर आ रही है। आज दिल्ली और उससे सटे NCR के शहरों में इसका असर साफ देखने को नजर आया। राजधानी की हवा अब शरीर में जहर घोलने लगी है। लोगों की आंखों में जलन, गले में खराश जैसी समस्याएं हो रही हैं। आज दिल्ली में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। सुबह सुबह इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में कोहरे की घनी परत छाई हुई दिखाई दी। यहाँ पर AQI 251 था। वहीं आनंद विहार में AQI 350 के आसपास हो गया। बात करें अगर अक्षरधाम की तो यहाँ पर AQI 334 पर पहुँच गया। दिल्ली एम्स एरिया के पास धुंध की घनी परत छाई रही। यहाँ AQI 253 पहुँच गया। बढ़ते प्रदूषण को लेकर लोगों ने कहा कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। और दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने की स्थिति चिंताजनक हो गई है। यमुना नदी भी प्रदूषण के चपेट में आ गई है। कालिंदी कुंज में पानी में सफ़ेद झाग ही झाग नजर आ रहा है, जो नदी की गंभीर हालत को दर्शाता है। आगामी छठ से पहले यमुना नदी पर सफ़ेद जहरीले झाग की चादर ने छठ व्रतियों की चिंता बढ़ा दी है। इस वक्त दिल्ली की हवा से लेकर पानी तक में जहर घुल गया है। हमारे संवाददाता ने जायजा लिया दिल्ली की प्रदूषण की स्थिति का। और हम आपको अपनी रिपोर्ट दिखाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा से लोकसभा सांसद बैजयंत पांडा के एक महिला के साथ संवाद के दौरान मोदी सरकार और केंद्र की योजनाओं का धन्यवाद किए जाने पर रीट्वीट करते हुए आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, इस स्नेह से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं हमेशा मुझे आशीर्वाद देने के लिए हमारी नारी शक्ति को नमन करता हूँ। उनका आशीर्वाद मुझे विकसित भारत के निर्माण के लिए काम करते रहने के लिए प्रेरित करता है। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तैयारियों को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर मंत्री समूह और वरिष्ठ नेताओं के साथ मंत्रणा की। बैठक में 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में किस तरीके से सभी सीटों पर जीत दर्ज हो, इसको लेकर चर्चा की गई। बैठक के उपरांत प्रदेश सरकार के मंत्री JPS राठौर ने बताया कि कार्यकर्ताओं को किस तरीके से काम की जिम्मेदारी दी जाए कि सभी सीटों पर विजय हासिल हो सके, इसके लिए बैठक में चर्चा की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी चर्चा की है और जिसमें ये उपचुनाव को जीतने की पूरी रणनीति बनाई। उन्होंने कहा सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव में लगाइए और सबका कार्य विभाजन करिए। किस कार्यकर्ता को क्या काम करना है, किस बूथ पर, किस शक्ति केंद्र पर काम करना है, किस मंडल पर काम करना है, इसकी पूरी योजना बनाने के लिए कहा है। और दूसरा, जिस तरह से इन लोगों ने अभी एक चर्चा चल रही है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव जीतेगी।
केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि अगर मूडा घोटाले की निष्पक्ष जांच होती है तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। शोभा करंदलाजे ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को घोटाले से बचाने के लिए बैराती सुरेश मैसूर गए और 1997 के बाद की मूडा कार्यालय की फाइलें बेंगलुरु ले आए और उन्हें जला दिया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मूडा अध्यक्ष के मारी गौड़ा से अपने पद से इस्तीफा देने को कहा था, लेकिन उन्होंने खुद इस्तीफे की पेशकश नहीं कर रहे हैं। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा 70 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेगी और बाकी बची सीटों के लिए जल्द ही जानकारी साझा की जाएगी। वहीं खबर की पुष्टि करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 70 सीटों पर हम दोनों पार्टियों की सहमति बनी है। अन्य सीटों के लिए मंथन किया जाएगा। इसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। बिहार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जमुई पुलिस ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मदद से 2 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक चंद्र प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि हार्डकोर नक्सली सुनील कोड़ा उर्फ अभिजीत कोड़ा उर्फ मतलू कोड़ा लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक चंद्र प्रकाश ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जमुई जिले के सीमावर्ती नक्सल क्षेत्रों में नक्सल गतिविधियों की सूचना मिली थी और जिसके बाद नक्सली सुनील कोड़ा को गिरफ्तार किया गया। PJSAC जो है स्पेशल एरिया कमेटी, जो पूर्वोत्तर बिहार और पूर्व झारखंड की स्पेशल एरिया कमेटी, उसके एक सदस्य है जिनका नाम सुनील कोढ़ा है, उर्फ अभिजीत भी है और उर्फ मतला कोढ़ा है। ये जो है हमारे इस क्षेत्र में आए हुए हैं और ये जो है यहाँ पर नक्सल गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। कल गहन छापेमारी की और इसी छापेमारी के क्रम में जो है मतला कोढ़ा को जो है गिरफ्तार किया गया है। और ये मतला कोड़ा के बारे में आपको और भी इसमें मैं बता दूं कि ये एक बहुत ही हार्डकोर क्रिमिनल रहा है। इसके ऊपर जो है 7 क्रिमिनल केसेस पूर्व से दर्ज थे और इसके साथ ही जो है इसके ऊपर बिहार सरकार ने इसकी गिरफ्तारी हेतु जो है 2 लाख का इनाम जो है घोषित कर रखा है। महाराष्ट्र में चुनाव की तैयारियों के बीच वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि शरद पवार 1988 से 1991 के बीच मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए दुबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से उन्होंने मुलाकात की थी। मैंने खाली लोगों के सामने एक तथ्य रखा है कि 1988-1991 तक शरद पवार मुख्यमंत्री थे। इस दरमियान उन्होंने लंदन का दौरा किया। उनका दौरा ऐसा था कि लंदन से वो इंडिया से लंदन गए, 2 दिन रुके, वहाँ से कैलिफोर्निया गए। कैलिफोर्निया में उनकी एक मीटिंग हुई। कैलिफोर्निया की मीटिंग के बाद वो लंदन आए, 2 दिन और रुके। लंदन के बाद वो दुबई आए। दुबई में जो है उनकी दाऊद इब्राहिम के साथ में बैठक हुई, मिली उनसे और वहीं से फिर वो दोबारा लंदन गए और लंदन से इंडिया आए। हम यही सवाल पूछते हैं कि केंद्र सरकार ने ये जो मीटिंग हुई इसको सैंक्शन दिया था और सैंक्शन दिया था तो इसका रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो तो वो उसको पब्लिश करे, ऐसी एक परिस्थिति है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिवसीय मलावी दौरे के दौरान लिलोंग्वे स्थित राधा कृष्ण मंदिर पहुंची। मंदिर पहुंचकर राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय के साथ पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति के मंदिर पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने उनका जोरदार स्वागत किया। राष्ट्रपति ने मंदिर में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात कर चर्चा की। राष्ट्रपति के मंदिर आने से और भारतीय समुदाय से मिलने पर लोग काफ़ी उत्साहित नजर आए। लिलोंग्वे स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर मलावी में भारतीय समुदाय का प्रमुख आस्था का केंद्र है। हमारे संवाददाता ने वहां पर रह रहे प्रवासी भारतीयों से बातचीत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने मलावी दौरे के दौरान लिलोंग्वे स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर आई। यहाँ उन्होंने पूजा अर्चना की और भारतीय समुदाय से मुलाकात की। हमारे साथ भारतीय समुदाय के लोग, उनसे बात करते हैं। यहाँ राष्ट्रपति आई, पूजा अर्चना की, आप लोगों से मुलाकात की, कैसा महसूस कर रहे हैं? हम तो बहुत राजी हुए, ये इधर आई,
बहुत बड़ा ऑनर मिला है हमारा मंदिर को, उसने आरती उतारी। इट वॉज वेरी नाइस। थैंक हर वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर टेम्पल। मैडम प्रेसिडेंट ने जो पूजा अर्चना की, उससे बड़ी बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। एक छोटा सा मंदिर है, लेकिन इसमें हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट यहाँ आए, दैट इज द ग्रेटेस्ट ऑनर वी रिसीव्ड। आप लोगों से उन्होंने बात भी करी, क्या बात की आप लोगों ने? और यहाँ पर पहली बार राष्ट्रपति आई हैं लिलोंग्वे मलावी में। हम लोग बहुत खुश है, पूरी कम्युनिटी आप देख सकते हैं इतनी खुश है, ओवरवेल्म्ड है। तो हमने बात भी की, उसके सब दिखाया, वस्त्र है यहाँ पे, सब वस्त्र कहाँ कहाँ से आए हुए, वहाँ पे बड़ा दिया है, वो दिया भी हम लोग को हाई कमिश्नर की ओर से आया हुआ था, वो भी दिखाया। हम लोग बहुत खुश है, मैडम आई यहाँ पे हमारे साथ पूजा अर्चना की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। भारतीय लोग हैं जो कि यहाँ पर सालों से रह रहे हैं, दशकों से रह रहे हैं, और यहाँ पर ये जो मंदिर है श्री राधा कृष्ण मंदिर, ये यहाँ पर भारतीयता का केंद्र है, यहाँ की संस्कृति का केंद्र है, और यहाँ पर सभी भारतीय एकजुट होकर यहाँ पर तमाम उत्सव मनाते हैं। राष्ट्रपति यहाँ पर आई, पूजा अर्चना की, और इन तमाम जो भारतीय समुदाय है उनसे यहाँ मुलाकात की और उनसे बात की। कैमरामैन शंभुनाथ मिश्रा के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, लिलोंग्वे, मलावी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के एक दिन के दौरे पर हैं। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति ने राजस्थान के सीकर में शोभा सरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के रजत जयंती वार्षिक समारोह में शिरकत की। उपराष्ट्रपति ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम की अध्यक्षता भी की। आज हालात बहुत बेहतर हैं। तब के हालात का वर्णन नहीं करना चाहता, पर आज के हालात हैं कि कानून के सामने सबकी समानता है। Patronage is no longer a password to contract or a job. There is rule of meritocracy. Privilege pedigree has yielded to merit. और आज का जो शासन है वो पारदर्शिता का है, उत्तरदायित्व का है। इसमें भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। प्रभु श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव होगा। इस बार दीपोत्सव की भव्यता मंदिर से लेकर सरयू के घाट तक दिखाई देगी। 28, 29 और 30 अक्टूबर तक 3 दिवसीय दीपोत्सव में मुख्य रूप से 30 अक्टूबर को भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा और इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राम की पैड़ी सहित अन्य 55 घाटों पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए 28 लाख से अधिक दीप जलाए जाएंगे। दीपों को जलाने के लिए अवध विश्वविद्यालय से 30,000 वॉलंटियर्स के साथ साथ झारखंड से 150 आदिवासी भी शामिल हो रहे हैं। अयोध्या के आसपास के गांवों के कुम्हारों से दिए जुटाए जा रहे हैं। दीपोत्सव में अयोध्या के धर्मपथ और रामपथ को लाइटों से जगमग किया जाएगा और इसके लिए बड़ी संख्या में कारीगरों को लगाया गया है। रामपथ और धर्मपथ की ओर सजावट, भव्य सजावट होगी और सारी रोडों पे सजावट होनी है। करीबन 2 किलोमीटर की रोड सजावट होनी है और लगभग हमारा 50 आदमी अभी लगा हुआ है। स्टाफ 50 आदमियों का स्टाफ मेंटेनेंस करने में लगा हुआ है। ये काम 25 तारीख तक हमारा लगभग पूरा हो जाएगा। 8 लाख दिए हमारे स्टोर में जो है पहुंच चुके हैं और अभी और प्रोसेस चालू है। अभी 6-7 गाड़ियां हमारी जो है आ रही हैं यहाँ पे और इनसे लेना है करीब 10 लाख जो है दिया इनसे जो है लेना है, तो वही प्रोसेस चल रहा है। अभी हम लोग को 10 लाख का ऑर्डर मिला है, जिसमें से कल हम 110 गत्ता दिए हैं, जिसमें एक गत्ते में 505 दिया है। 110 गत्ता कल गया है और गाड़ी आ गई, अब लोडिंग होना शुरू हो गया है। हमारी ओर से 10 लाख दिए जाने हैं, जिसमें से हम 155,000 दिया दे चुके हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान खनन एवं परिवहन विभाग का जिम्मा संभालने वाले पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की लखनऊ स्थित 4 बेनामी संपत्तियों को आयकर विभाग जब्त करेगा। विभाग की बेनामी संपत्ति निषेध इकाई ने इन संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने का गोपनीय पत्र भेजा है। जांच में साफ हो चुका है कि ये संपत्तियां गायत्री प्रजापति ने खनन घोटाले की काली कमाई से अपने कुछ करीबियों के नाम पर खरीदी थी। ये संपत्तियां 2018-2019 में गायत्री प्रजापति के जेल में रहने के दौरान उनके करीबियों के नाम पर खरीदी गई। गायत्री प्रजापति की ये संपत्तियां गोमती नगर के खरगापुर, मोहनलालगंज और आशियाना इलाके में स्थित हैं। इनकी वर्तमान कीमत
10 करोड़ रुपए से अधिक है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की बैठक आज मुंबई में चल रही है और साथ ही साथ महाविकास अघाड़ी के नेताओं की बैठक भी जारी है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन के दलों में सीटों को लेकर अभी तक आम राय नहीं बन पा रही है। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने नाराजगी जाहिर की है। पार्टी के नेता मनोज झा ने कहा है कि सीट शेयरिंग को बारे में हमसे कोई राय नहीं मांगी गई। उन्होंने अन्य विकल्प खुले होने की भी बात कही है। हम 5 सीटों पर रनर अप रहे, बाकी हमारे गठबंधन के सहयोगी लोग शायद उतनी सीटों पर परसेंटेज टर्म्स में रनर अप नहीं रहे। इन चीजों का समायोजन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि यूनिलैटरल फैसला लिया गया कि आपको फलाने नंबर ऑफ सीट का ऑफर दिया जा रहा है। ये न राजद की ऐतिहासिक ताकत के अनुरूप है, न समकालीन जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप है। अलग अलग जिलों में हमारी जो प्रेजेंस है वो बहुत ताकत की है। हम अपने गठबंधन के सहयोगियों को इस बात के लिए आग्रह करेंगे कि उसके अनुरूप फैसला लीजिए। मध्य प्रदेश को छठे एयरपोर्ट की सौगात 20 अक्टूबर को मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को रीवा एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से वर्चुअल माध्यम से एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव रीवा एयरपोर्ट के लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के विंध्य अंचल को एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। रीवा जिले में राज्य का 6वां एयरपोर्ट शुरू होने जा रहा है। अब तक राज्य में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, खजुराहो में एयरपोर्ट हैं। रीवा हवाई अड्डे का शुभारंभ पीएम मोदी बनारस से वर्चुअल माध्यम से करने वाले हैं। रीवा एयरपोर्ट शुरू होने से न सिर्फ विंध्य क्षेत्र की कनेक्टिविटी अन्य शहरों के साथ बेहतर होगी, बल्कि आर्थिक विस्तार और विकास के द्वार भी खुलेंगे। प्रधानमंत्री जी बनारस से वर्चुअली जुड़ेंगे और यहाँ रीवा एयरपोर्ट के साथ साथ देश के और भी 6 या 7 एयरपोर्ट हैं जिसका वो उद्घाटन या भूमि पूजन करेंगे। रीवा एयरपोर्ट शुरू होने से विंध्य अंचल में आने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। खास तौर पर रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल और कटनी जिलों के साथ साथ विंध्य क्षेत्र से लगे यूपी के प्रयागराज और बनारस समेत अन्य शहरों के लोगों को भी लाभ मिलेगा। ये बहुत बड़ा सौभाग्य और बहुत बड़ा वरदान है अपने रीवा विंध्य के लिए। और रीवा ही नहीं, रीवा से जुड़े आसपास के 100-150 किलोमीटर की रेंज के कई ऐसे शहर इससे प्रभावित होंगे। पर्यटक के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में ये वरदान साबित होगा। किसी भी महानगर के विकास में वहाँ के हवाई अड्डे का एक बहुत बड़ा योगदान होता है और ये रीवा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे यहाँ एयरपोर्ट तो आ चुका था, अब हमारे यहाँ नियमित रूप से फ्लाइट भी चालू होने वाली है। इस एयरपोर्ट के बनने से हमारे रीवा को, हमारे विंध्य क्षेत्र को पर्यटन में, उद्योग में, व्यापार में, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। इस तरह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी भी आएगी। साथ ही लोगों में काफ़ी उत्साह है, लोगों को आने जाने में, दूर ट्रेवल करने में आसानी रहेगी। बता दें कि शुरुआत में रीवा से भोपाल के बीच 72 सीटर हवाई जहाज का संचालन किया जाएगा। विंध्य का इकलौता एयरपोर्ट होने के चलते यात्री उड़ानों के साथ साथ मालवाहक उड़ानों का भी परिचालन जल्द शुरू किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में रोजगार, व्यापार और पर्यटन का विस्तार होगा। रीवा एयरपोर्ट का निर्माण मात्र 1.5 साल में हुआ है। 15 फरवरी 2023 को इसका शिलान्यास हुआ था और अब ये एयरपोर्ट 750 वर्ग मीटर क्षेत्र में तैयार हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल की एक इमारत पर ड्रोन अटैक किया। यह हमला इजराइल में हाइफा कैसरिया इलाके में किया गया। हमले के जरिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इजरायली सुरक्षा बलों ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि ड्रोन एक खुले इलाके में गिरा, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ।
इजरायली सेना के अनुसार लेबनान से हाइफा की तरफ 3 ड्रोन आए, जिनमें से केवल 2 का ही पता चल सका और उन्हें रोक दिया गया। तीसरे ड्रोन ने कैसरिया में एक इमारत पर सटीक हमला किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस यूक्रेन युद्ध विराम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका सहित सभी पश्चिमी देश युद्ध के लिए यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, तो ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री ने युद्ध के प्रति चिंता जाहिर की है, जो सराहनीय है। राष्ट्रपति पुतिन ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम आज मलेशिया में 12वें सुल्तान जोहोर कप में जापान से भिड़ेगी। जापान के बाद भारतीय टीम 20 अक्टूबर को ग्रेट ब्रिटेन, 22 अक्टूबर को मेज़बान मलेशिया और फिर 23 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। और ओडेंस में चल रहे डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मरिस्का तंजुंग ने 21-13, 16-21, 21-9 से शिकस्त दी। सिंधु ने कल प्री क्वार्टर फाइनल में चीन की हान यूई को शिकस्त दी थी। पीवी सिंधु और तुंजुंग का आखिरी बार सामना 2023 में फ्रेंच ओपन में हुआ था, जिसमें सिंधु ने जीत दर्ज की थी। दीपावली पर्व में दीपों का अपना विशेष महत्व होता है और इसके बिना दीपावली की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस पर्व को खास बनाने के लिए दुर्ग जिले के कुम्हार दिए बनाने के काम में जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के शिवनाथ नदी तट पर बसे गांव सिरसा खुर्द में कुम्हारों का करीब 200 परिवार रहता है। ये सभी परिवार दीपावली को जगमगाने की तैयारियों में जुट गए हैं। इन परिवारों की आजीविका मिट्टी से बने बर्तन व अन्य सामानों पर ही निर्भर है। इनके द्वारा परंपरागत तरीके से बनाए गए दिए आज भी आकर्षण का केंद्र हैं। गांव में रहने वाले इन कुम्हारों द्वारा हर साल करोड़ों दिए बनाए जाते हैं। इनके बनाए हुए दिए न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि समीपवर्ती राज्यों जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा झारखंड तक जाते हैं। मैं 10 साल से दिया बना रहा हूँ। यहाँ बहुत मांग रहता है दिया का दिवाली पे, और हमारा दिया बहुत दूर दूर तक जाता है। दुर्ग, भिलाई, सुपेला, महाराष्ट्र, अयोध्या तक गया है। दिया के अलावा पोला, जांता, चुकिया, गल्ला वल्ला, उमदानी, ये सब चीज़ बनाते हैं। घड़ा मटका सब बनाते हैं। दिवाली पे अपन दिया जो हो गया, दिया ज़्यादा मांग रहता है, और कलश, उमदानी, ये सब चीज़ का मांग रहता है ज़्यादा। व्यापारी हर साल इनसे दिए खरीद कर ले जाते हैं और उसे बेचते हैं। दिवाली के लिए दिए बनाकर इन परिवारों की अच्छी खासी आमदनी हो जाती है और खर्च के बाद कुछ पैसे बचते भी हैं। कुम्हारों के ये परिवार पोला पर्व के बाद से ही दिवाली की तैयारी में जुट जाते हैं। दिया बनाने का तो पीढ़ी दर पीढ़ी चला, दिया बनाना, कलश बनाना, करसा बनाना, ये सब दीपावली में लगते थे वाले, पूरा वही बना था। जैसे मांग वो ऐसे रहे, डिमांड रहे थे। अब तो पूरा डिमांडे है, बनाना है, बस बेचना है। शिवनाथ नदी के तट पर बसे होने के कारण गांव के लोगों को तट से ही मिट्टी भी मिल जाती है, जिसका उपयोग कर वे दिए बनाते हैं। इन कुम्हारों की माने तो दिवाली के समय उनके दियों की खूब मांग रहती है, जिससे उन्हें अच्छी खासी आमदनी प्राप्त हो जाती है। हम लोग दिया बना रहे, यानी 3 पीढ़ी हमारा हो गया। दिवाली में तो ठीक ठाक रहता है, यानी हद से ज़्यादा मांग रहता है, मांग की पूर्ति ही नहीं कर पाते हम लोग। हाँ, परिवार चल पा रहा है और थोड़ा कुछ पैसा भी बच जाता है। दीपावली में इन कुम्हारों द्वारा बनाए गए दियों की तो मांग रहती ही है, साथ ही साथ इनके द्वारा निर्मित घड़े, कलश, नादी, उमदानी आदि की भी जमकर बिक्री होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देश भर में दीपावली की तैयारियां काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही हैं। तो सांकेतिक भाषा के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।